प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। वित्तीय सहायता की घोषणा। प्रभावित तरीके से राहत और बचाव कार्य पर बल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से की मुलाकात। राज्य के सिल्ली में राढ़ू बहुउद्देशीय जलाशय योजना को पूरा करने के लिए की पहल की मांग। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने संविदा आधारित सामुदायिक पदाधिकारियों को रांची में सौंपा नियुक्ति पत्र। कराया कर्तव्य बोध। मुख्य सचिव ने की बैठक। ट्रांसजेंडरों का सर्वे कराने का निर्देश। और सरायकेला के काटजोड़ गांव में डायरिया का प्रकोप, 1 की मौत, 6 मरीज बेहतर इलाज की जमशेदपुर रेफर। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कर रही कैंप। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान और पंजाब के उन तमाम ज़िले जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनका हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति का जायजा लेकर कहा कि इस कठिन समय में हम प्रदेश के अपने भाई बहनों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही प्रभावित लोगों की मदद के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बरसात आई है और इस तबाही में जो बड़े नुकसान हुए हैं उसमें तकरीबन 744 सड़कें हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है। NH3, NH70 और NH 305 शामिल है। वहीं कुल्लू जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां 200 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वरीय अधिकारियों के साथ प्रेजेंटेशन के माध्यम से बाढ़ की विभीषिका का भी जायजा लिया और राज्य को 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ रिव्यू बैठक में प्रधानमंत्री को एक PPT प्रेजेंटेशन के जरिए ये बताया जा रहा है कि किन किन इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश का ये दौरे की शुरुआत बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनके दुख दर्द को जाना। इसके बाद NDRF, SDRF और आपदा मित्र जो इन प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जनता के बीच में उनकी मदद के लिए राहत और बचाव कार्य को तेजी से युद्ध स्तर पर किया, उनके बीच में भी एक बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से उनके साथ भी उनके अनुभवों को जाना और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ राज्य के बाढ़ग्रस्त इलाकों का रिव्यू ले रहे हैं। इस रिव्यू बैठक में तमाम अधिकारीगण मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं और PPT प्रेजेंटेशन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिलेवार जो नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा पेश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री ने बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित कुछ लोगों से बातचीत की।
श्री मोदी ने कहा कि प्रभावित लोगों की पीड़ा के साथ ही त्रासदी से हुआ नुकसान मन को व्यथित करने वाला है। खराब मौसम का संकट झेल रहे हर व्यक्ति तक राहत और सहायता पहुंचे, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। श्री मोदी ने राहत और बचाव कार्य में जुटे कर्मियों से भी संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के अपने दौरे से पहले ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये कहा था कि जिस तरह से इतनी बड़ी तबाही हुई है, इसमें प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार साथ खड़ी है। एक भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश के इन 23 जिलों में देखा गया है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के घर तबाह हो गए हैं। इस तबाही में लोगों की आजीविकाएं खत्म हो गई हैं। ऐसे में प्रभावित लोग प्रधानमंत्री से जब मिलने आए हैं तो अपनी अपनी गुहार लेके आए हैं। इन तस्वीरों में आप जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को देख रहे हैं, सांसद कंगना रनौत भी मौजूद हैं, तमाम अधिकारी गण मौजूद हैं, प्रभावित इलाकों से तमाम लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे थे, आप बीती बताना चाह रहे थे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान की गणना जारी है। चुनाव के सिलसिले में सवेरे 10 से शाम 5 बजे तक दोनों ही सदनों के सांसदों ने अपने मताधिकार का बढ़ चढ़कर उपयोग किया। अधिकांश सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने भी देश के 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मत डाले। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के रारू बहुउद्देशीय जलाशय योजना की प्रगति से उन्हें अवगत कराया। श्री सेठ ने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से ये परियोजना वर्षों से लंबित पड़ी है। परियोजना के पूर्ण होने से सिल्ली और राहे प्रखंड के सैकड़ों गांवों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। श्री सेठ ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से राज्य स्तर पर लंबित मामलों को निष्पादित करते हुए इसे संचालित करने की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश देने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज रांची के नामकोम स्थित आईपीएच सभागार में संविदा आधारित नवनियुक्त सामुदायिक पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कर्मियों को कर्तव्य बोध कराते हुए ईमानदारी पूर्वक काम करने के लिए प्रेरित किया। श्री अंसारी ने कहा कि जल्द ही विभाग में 10,500 और बहाली होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जो हमारी सीओक्यू है उनको हम लोग नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि राज्य में लगभग सभी जिलों से हम आंकड़े मंगाए हैं और ये लगभग अप्रॉक्स 10,500 के करीब हम राज्य में बहुत जल्द बहाली करेंगे। ये मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में आज रांची में झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए ट्रांसजेंडरों का राज्यव्यापी सर्वे कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सर्वे से ट्रांसजेंडरों की जिलावार संख्या का पता चल सकेगा और सरकार उनकी जरूरतें भी जान सकेगी। इसके बाद उन तक सुविधाओं को पहुंचाने में काफ़ी सहूलियत होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कोयला माफियाओं और प्रशासन के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया है। धनबाद में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि सांठगांठ की वजह से खान हादसे हो रहे हैं।
उन्होंने माफियाओं पर नकेल कसने की मांग की। श्री मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि धनबाद में बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है। बहुत सारी जमीन है, बंजर जमीन है, जहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होता है, उसको चिन्हित करके वहां लोगों को पुनर्वासित कर दे, ताकि फिर लोगों की कोई जान नहीं चली जाए। इसकी हिफाजत करना राज्य सरकार का काम होता है, लोकल प्रशासन का काम होता है। और ये जो कोयला की चोरी है, इस कोयला की चोरी को सरकार अविलंब रोके, प्रशासन इसको रोके। ताकि धनबाद में अमन चैन आ सके। भाजपा ने सूर्या हांसदा प्रकरण और रिम्स 2 निर्माण के मुद्दे पर 11 सितंबर को राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर पार्टी द्वारा तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में रांची महानगर कार्यालय में पार्टी की बैठक हुई और कार्यक्रम की सफलता के लिए मंथन हुआ। इस मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के कार्यक्रमों की तैयारी पर भी विमर्श हुआ। राज्य के विभिन्न जिलों में कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम जारी है। इस सिलसिले में गोड्डा जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की एक बैठक हुई। इस बैठक में एआईसीसी प्रभारी और राज्यसभा के पूर्व सांसद रामचंद्र कुटिंगा तथा राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चुनाव पर रायशुमारी हुई। झारखंड समन्वय समिति की आज रांची में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष सुर सिंह बेसरा ने नियोजन नीति के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा कि हम संविधान के 350 को के तहत वो कहा गया है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देश दुनिया में चाइनीज अपना भाषा में, उसके बाद जापानीज अपना भाषा में, तो दुनिया में आज मातृभाषा में है, पूरे देश में मातृभाषा में है। लेकिन झारखंड में आदिवासियों को, मूलवासियों को मातृभाषा के प्रतिकूल पढ़ाया जाता है। हम हिंदी का विरोध नहीं करते, हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारा उपेक्षा होगा तो हम बोलेंगे ही और लड़ेंगे ही। आज के डिजिटल युग में जहां हर तरफ साइबर अपराध का खतरा है, वहीं हजारीबाग के युवा सौरभ विश्वकर्मा ने एक नई पहल की है। वे लोगों को साइबर खतरों से बचाने के लिए मोबाइल हाइजीन के बारे में जागरूक कर रहे हैं। साइबर अपराध से बचने के लिए अब अपने फ़ोन की भी स्वच्छता ज़रूरी है। यही संदेश लेकर सौरभ विश्वकर्मा लोगों के बीच हैं। अमेरिका से साइबर सिक्योरिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने विदेश की नौकरी छोड़कर हजारीबाग के लोगों को जागरूक करने का फैसला किया। उनका मानना है कि स्मार्टफोन को सुरक्षित करके हम साइबर अपराधियों से अपने पैसों को बचा सकते हैं। कि जैसे आपने देखोगे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया था, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैंने भी एक अभियान स्टार्ट किया है साइबर हाइजीन, जिसमें क्या है कि हम आपके डिवाइस को, जैसे सिटी हाइजीन होते जा रही है धीरे धीरे, उसी तरह आपके जो डिवाइसेस है लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स, तो ये सब चीज़ों को भी हम हाइजीन कर रहे हैं। सौरभ ने अपनी संस्था यूसीसी के माध्यम से ये काम शुरू किया है। वे मोबाइल की जांच कर हानिकारक ऐप्स और मैलवेयर को हटाते हैं। उनकी सहयोगी शंपा बाला बताती हैं कि ये जागरूकता अभियान लोगों को सतर्क रहने में मदद करेगा। जब आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो रहा है या नहीं होने वाला है, तो आप उसके लिए पहले से प्रिवेंशन ले सकते हैं। वाईफाई को कनेक्ट नहीं करना है, अपना फ़ोन किसी को नहीं देना है, नेट ऑन करके बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आप रहिए, कोई भी लिंक आए, कोई भी तरीके का फ़ोटो आए अननोन, तो आप एकदम टैप मत करिए, क्योंकि वो चीज़ ही सबसे पहले अटैक कर। डिजिटल युग में सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। सौरभ की ये पहल निश्चित रूप से हजारीबाग के लोगों के लिए एक बड़ी मदद है। डीडी न्यूज़ के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। पाकुड़ में मिशन वात्सल्य योजना के तहत बाल संरक्षण पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षा, बाल विकास, बाल संरक्षण इकाई, पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संस्थान की सहायक निदेशक अभिलाषा मिश्रा ने स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने पर चर्चा की और बच्चों से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।
शामिल कर रहे हैं, जिसमें कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार की या जिला की क्या योजनाएं हैं उस पर चर्चा की जाएगी। और बच्चे के साथ जब चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच की हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना, उसके साथ काउंसलिंग की क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, वो सारी बातें होंगी। दूसरा, सरायकेला खरसावां के चांडिल प्रखंड अंतर्गत काटजोड़ गांव में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। इस बीमारी की वजह से एक मरीज की मौत हो गई, जबकि बेहतर इलाज के लिए 6 मरीजों को जमशेदपुर भेजा गया, जिसमें से एक मरीज की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। डायरिया का प्रकोप फैलने से स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया है। गांव में चिकित्सकों की टीम कैंप कर जरूरतमंदों और मरीजों का इलाज कर रही है। स्थानीय लोगों ने गाँव में साफ सफाई के प्रति प्रशासन की उदासीन रवैये को बीमारी की वजह बताया। वहीं चिकित्सक इलाज में लगे हैं। मध्य विद्यालय काटजोड़ में 3 ठोका हम लोग ड्रिप चला रहे हैं और पीड़ित में मोटा मोटी हम लोग गांव में 16-17 जन को दवा बांटे हैं। अभी तक 26 हुआ है। जागरूकता के लिए हम लोग पानी उबाल के पीने के लिए सलाह दे रहे हैं और खाना ढक के रखें, पानी उबाल कर पिए और स्वच्छता पे ध्यान दें। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 35वीं बटालियन ने चतरा स्थित कैंप में 9वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। साथ ही जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारी और जवानों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर विधायक जनार्दन पासवान ने जवानों के शौर्य पराक्रम की सराहना की। वहीं बटालियन के कमांडेंट रमेश कुमार ने बताया, एसएसबी के जवान सरहदों की सुरक्षा के साथ ही नक्सल विरोधी अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम गौरवान्वित हुए, महसूस किए कि बहुत अच्छा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ के जवानों का मनोबल बढ़ाया, यहाँ के अधिकारियों को हमने कहा कि भाई जहाँ जरूरत पड़े हम लोग खड़े हैं। तो निश्चित तौर पे स्थापना दिवस के अवसर पर ढेर सारे शुभकामनाएं भी देता है, आप सबको भी मैं देता हूँ। निश्चित तौर पे एसएसबी के जो जवान हैं केवल मोर्चाबंदी नहीं, एक बॉर्डर पर लड़ाई नहीं, बल्कि समाज में भी एक जागरूकता पैदा करते हैं। एसएसबी है, एसएसबी हमारा जो है बेसिकली बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एंटी नक्सल ऑपरेशंस में भी तैनात हैं। अभी हम लोग चतरा में हम लोग आज जो है अपनी 35वीं वाहिनी, एसएसबी की जो 35वीं वाहिनी है उसका हम लोग 19वां रेजिंग डे मना रहे हैं। इस मौके पर हमने कई तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इसमें हजारीबाग जिले के बड़का गांव में अडानी फाउंडेशन की पहल पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें 200 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। मौके पर ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से भी अवगत कराया गया और उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। अभ्यर्थियों और स्थानीय लोगों ने रोजगार मेले के आयोजन की सराहना की। जो जैसा योग्यता है, जिसका पढ़ाई है, हमारे परिवार के, हमारे ग्राम गोंदलपुरा के और डाली ब्लॉदर, हमारे आरएनआर कॉलोनी का जितने भी रैयत हैं उन लोग के सब लोग को अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है और जिसका जैसा योग्यता है वैसा जॉब मिलेगा। आज रोजगार मेला जो अडानी फाउंडेशन के ओर से जो लगाई गई है, उसमें रोजगार सबको मिल सकता है और ऐसा मेला लगता रहे तो जो बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची के विभिन्न स्कूलों में सांसद कला महोत्सव के तहत चरणबद्ध तरीके से पेंटिंग कार्निवाल का आयोजन हो रहा है। इस सिलसिले में स्थानीय डीएवी हेहल में भी पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 1000 से अधिक बच्चों ने अपनी सहभागिता निभाई। प्रतिभागियों ने ऑपरेशन सिंदूर पर पेंटिंग कर सशस्त्र बलों के प्रति आभार जताया। दूरदर्शन केंद्र रांची में कार्यालय प्रमुख डीसी हेम्ब्रम की अध्यक्षता में राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। इस दौरान राजभाषा हिंदी अधिकारी पूर्णिमा कुमारी ने हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारियों के संबंध में समिति के सदस्यों के साथ विमर्श किया। इस दौरान एक कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें हिंदी शब्दावली को तकनीक से जोड़ने पर चर्चा की गई। मौके पर राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे।
एनआईटी जमशेदपुर को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंक फ्रेमवर्क में देश के शीर्ष 100 इंजीनियरिंग संस्थानों में 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं देश भर के 31 एनआईटी में ये संस्थान 17वें पायदान पर है। इस उपलब्धि पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर समेत विद्यार्थी और व्याख्याता खासे खुश हैं। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर को देश के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थानों में 82वां स्थान प्रदान किया है। इस उपलब्धि से खुश होकर निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उनका लक्ष्य है कि ये संस्थान देश के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल हो। होगा तो हमको 82 में रहना पड़ेगा। आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, है कि नहीं? मैं संतुष्ट हो जाए तो मैं 82 में ही रहेगा, लेकिन मैं पूरा संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट तब होगा जो और अच्छा होगा, धीरे धीरे तब होगा। लेकिन अभी ठीक है, जो 2 साल काम किया, अप टू दैट आई हैव सेटिस्फैक्शन, मेरा कुछ संतुष्टि है। प्रोफेसर सूत्रधर ने सभी शिक्षकों, शोधार्थियों, छात्रों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ रैंकिंग सुधारना नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना है। आने वाले वर्षों में संस्थान को और ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर रेगुलर वे में मैं उनको टीचर लोग के साथ बैठ करके उसको मोटिवेट करना पड़ता है। फॉर द जर्नल, फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर द पीएचडी, सब कुछ मॉनिटर करना पड़ता है रेगुलर बेसिस। इट्स नॉट ए वन डे जॉब। प्रोफेसर सूत्रधर ने बताया कि इस प्रगति में बेहतर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार की संस्कृति ने बड़ी भूमिका निभाई है। संस्थान लगातार नई तकनीक और आधुनिक संसाधनों का उपयोग करते हुए रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित किया है। सीक्वेंस एंड जो इधर में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो स्लोली स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, धीरे धीरे जाना है, स्टेप बाय स्टेप। आई कैनॉट जंप बिकॉज इधर में इतना पैरामीटर्स है, यू कैनॉट जंप ऑल्सो। The system cannot allow you to jump. केंद्र सरकार के प्रयासों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार गुणात्मक सुधार हो रहे हैं। मौजूदा रैंकिंग में एनआईटी जमशेदपुर ने ऊंची छलांग लगाई है। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आज से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहा है। पहले मैच में आज ग्रुप बी में अफगानिस्तान और हांगकांग आमने सामने होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम तैयार है एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता एशिया कप के आयोजन के लिए। एशिया की शीर्ष 8 टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मुकाबले के साथ प्रतियोगिता का आगाज होने जा रहा है। 19 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का फाइनल 28 सितंबर को होगा। इस बार का एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। इससे पहले भी 2 बार ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला गया है। दरअसल जिस भी फॉर्मेट का वर्ल्ड कप अगली बार होना होता है, उसी फॉर्मेट पर एशिया कप होता है। अगले साल यानी 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, इसलिए एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में हो रहा है। इस बार प्रतियोगिता में 8 टीम हिस्सा ले रही हैं। 2023 के संस्करण में सिर्फ 6 टीम उतरी थी। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, हांगकांग और यूएई के बीच क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग को रखा गया है। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी, जहां वे सभी एक दूसरे से खेलेंगी। सुपर 4 से शीर्ष 2 टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी भारत और पाकिस्तान हॉट फेवरेट मानी जा रही हैं। दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। एशिया कप में भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई से, जबकि पाकिस्तान 12 सितंबर को ओमान से खेलेगा। हालांकि क्रिकेट प्रेमियों को भारत पाकिस्तान महामुकाबले का इंतजार है, जो 14 सितंबर को होना है। इस बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार भिड़ सकती हैं। भारत पाकिस्तान की टीम दूसरी बार सुपर 4 स्टेज में भिड़ सकती है।
अगर कोई उलटफेर नहीं हुआ तो अपने ग्रुप से दोनों सुपर 4 के लिए आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगी और सुपर 4 में दोबारा 21 सितंबर को भारत पाकिस्तान महामुकाबला हो सकता है। एशिया कप 2025 में अगर दोनों टीम फाइनल में पहुंचने में सफल होती हैं, तो वे तीसरी बार 28 सितंबर को भी भिड़ सकती हैं। भारत ने 2023 का एशिया कप जीता है और वो डिफेंडिंग चैंपियन है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम प्रतियोगिता के 17वें संस्करण में 9वीं बार खिताब जीतना चाहेगी। T20 में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है। टीम इंडिया ने अपने पिछले 40 में से 35 मैच जीते हैं। 2025 का एशिया कप 2026 के T20 विश्व कप की तैयारी की शुरुआत है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाके में आज दोपहर बाद अचानक गरज के साथ बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में भी गिरावट हुई है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 24 घंटे के बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। 15 सितंबर तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का भी पूर्वानुमान है। 13 सितंबर तक कुछ इलाकों के लिए आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। लातेहार के सरयू में सर्वाधिक 75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। वित्तीय सहायता की घोषणा। प्रभावित तरीके से राहत और बचाव कार्य पर बल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से की मुलाकात। रांची के सिल्ले में राधू बहुउद्देशीय जलाशय योजना को पूरा करने के लिए की पहल की मांग। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने संविदा आधारित सामुदायिक पदाधिकारियों को रांची में सौंपा नियुक्ति पत्र। कराया कर्तव्य बोध। मुख्य सचिव ने की बैठक। ट्रांसजेंडरों का सर्वे कराने का निर्देश। और सरायकेला के काटजोड़ गांव में डायरिया का प्रकोप, 1 की मौत, 6 मरीज बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कर रही कैंप।